हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस माइनस पे। मैं कार्तिक आपके साथ जुड़ गया हूँ मैथ्स का सेशन लेके। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो टेस्ट हुआ था अभी पिछले संडे को, क्वारंटीन क्लासिक, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ का नाम था। हमारी वेबसाइट पे टेस्ट सीरीज़ वो चल रही है, तो उसमें जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछे गए हमारे मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में। तो आप में से काफ़ी लोग बच्चे जो हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, उनमें काफ़ी लोगों को ये था, थोड़ा डाउट थे क्वेश्चंस में कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका ये आंसर ये कैसे निकलेगा। तो उसके लिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। और मुझे काफ़ी दिन हो गए थे क्लास अपलोड करे, और आपको मैंने बोला था कि हम रेगुलर बनेंगे, पर मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं अब आपको एक बताना चाहूँगा कि मैं मैथ्स की क्लास मंडे टू फ्राइडे डेली लूँगा। मंडे टू फ्राइडे मैथ्स की क्लास हमारी अब डेली चलेगी। मैं पूरा कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी ये वीडियो शूट करने के लिए, सारी चीज़ें अरेंज हो जाएं, और उसके लिए मैं सारी चीज़ें सेटअप कर रहा था ताकि मैं आपके लिए रेगुलर अपलोड कर सकूं वो सारी चीज़ें। तो मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर अपलोड होंगी। अब क्लासेस हमारी शाम को 4 बजे हमारी रेगुलर अपलोड होंगी क्लासेस। आप रेगुलर देखो, हमारा कोर्स ना मैथ्स को थोड़ा सा पीछे हो गया है क्योंकि पीछे इरेगुलरिटी आ गई थी। इरेगुलरिटी आने की वजह से हमारा कोर्स थोड़ा सा पीछे हो गया मैथ्स का, तो उसको चिंता ना करो, कवर सारा कर लेंगे हम। अब हम रेगुलर आएंगे मंडे टू फ्राइडे। आज जैसे ट्यूसडे है, आज आपको ये 4 बजे जो हमारा ये सेशन है, आज तो ये हो गया। कल से फिर हमारा SCF जहाँ पे छूटा हुआ था वो स्टार्ट करेंगे, और फिर आगे रेगुलर बढ़ेंगे मंडे टू फ्राइडे। तो ये हो गया हमारा 4 बजे शाम को। और इसके साथ साथ जैसे संडे को हमारा जो टेस्ट होता है, संडे को जो हमारा टेस्ट होता है, तो उसमें जैसे कि हमारा 5 शाम को 5 से 8 बजे के बीच में टेस्ट होता है ना, तो 9 बजे मैं आपको सॉल्यूशन लेके आऊँगा जो टेस्ट में पूछे गए हमारे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। जो आज जो हमारा सेशन जो 2 दिन बाद हो रहा है, ये सेशन मैं अब हर टेस्ट के जैसे ही 9 बजेंगे, हर टेस्ट के बाद 9 बजे को ये सेशन मैं अपलोड कर दूंगा। और उससे क्या होगा, आप लोगों को आसानी रहेगी, आप लोगों को डाउट नहीं रहेंगे। जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा, आप तुरंत वीडियो देख के सॉल्यूशन देख लेंगे। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना, मतलब याद रख लेना कि भाई हमारी अब मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी 4 बजे शाम रोज, और संडे को मैं 9 बजे आपके साथ मिलूंगा मैं। तो इसका मतलब मैं पूरे हफ्ते 7 दिन में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे आपके साथ, और 6 दिन संडे, 6th डे संडे को भी हमारा मैथ्स का सेशन अपलोड किया जाएगा। तो देखो, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूं, अच्छा आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करवाऊं। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि आप लोग जुड़ो, देखो और समझो, और जो समझ नहीं आए वो मुझे कमेंट में करो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ो, और उसके साथ हम सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन जो पूछा था मैंने आपसे टेस्ट में, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी स्क्रीन पे दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन था, मार्केट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस फॉर अ गेन ऑफ 10%, व्हाट शुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखो, सिंपल सी चीज पूछी थी उसने बोला गया है कि भाई मार्केट प्राइस हमारा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्केट प्राइस हमारा है ट्वाइस द CP, और गेन करना है हमें 10%। तो अब बताओ कि इस गेन को लेने के लिए उसे डिस्काउंट कितना देना होगा। उसने ये सिंपल सी चीज पूछी थी कि भाई डिस्काउंट कितना देना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, हम ये मान लेंगे कि हमारा भाई CP हमारा एक बार के लिए हम मान लेंगे 100 है। CP हमारा 100 हो गया, तो मार्केट प्राइस हमारा ट्वाइस था, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 200। सिंपल। अब मेरे को ये बताओ कि हमें CP दे रखा हो और गेन दे रखा हो, तो हमें SP पता चल जाता है, सिंपल चीज है। अब 10% ऑफ 100 कितना होता है 10, और तो हमारा इससे हमारा कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा 110। ये हमने जो 100 माना था, जब हम 100 CP मानेंगे और 10% गेन होगा, तो उससे हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 110 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, उसने क्वेश्चन में पूछा कि डिस्काउंट क्या होगा कि भाई गेन हमारा 10% हो जाए। अब डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट वो अमाउंट होती है जो दुकानदार या फिर हम किसी को कोई बेचे, वो उससे
डिस्काउंट मतलब उससे हटा दे, जो हमने एक बता दिया कि भाई 100 रुपये का है और मैंने बोला कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ 50 रुपये, तो मतलब मैं 50 माइनस कर दूंगा, तो आपको कितने की पड़ेगी वो चीज़, 50 रुपये की पड़ेगी। तो ये चीज़ जो हमें ये निकालना है कि भाई कितना वो बोला था। अब डिस्काउंट हमें किस पे निकलेगा, वो मार्केट प्राइस पे निकलेगा। मार्केट प्राइस हमारा कितना है, 200 है। 200 में से क्या हम माइनस करें कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 110 आ जाए। बस इतनी सी सिंपल चीज है, ये हमें पता लगाना है। और ये कैसे पता लगाना है कि भाई कितना परसेंट है, तो वो X% ऑफ 200, ये हमारा डिस्काउंट होगा। ये हमारा डिस्काउंट होगा, मतलब मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना, वो X%। डिस्काउंट परसेंट किस पे होगा, मार्केट प्राइस पे, तो वो X% मान लिया हमने एक बार कि X% होगा 200 का। ठीक है, अब इसको कैसे सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 200 माइनस X/100 इंटू 200 110, ये कट जाएगा हमारा, और ये 2x होके इधर चला जाएगा, 110 इधर आ जाएगा, तो 90 इक्वल्स टू 2x आ गया। x हमारा आ गया 45। तो मतलब 45% वो हमें दुकानदार जो भी बेचने वाला वो हमें डिस्काउंट देगा 45% का, तब जाके हमारा सेलिंग प्राइस 110 आएगा। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई गेन करने के लिए, गेन 10% करने के लिए उसे डिस्काउंट कितना देना होगा, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा 45। तो ये मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन था 45, तो 45 ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है वो। तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल होते हैं, बिल्कुल ही बेसिक था। उसमें बोला गया था कि भाई A/B हमारा 3/4 है। सेकंड क्वेश्चन हमारा A/B 3/4 है और B/C हमारा 4/5 है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। देखो रेशियो का मतलब समझो, एक बार एक चीज रेशियो की चीज समझो। जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब चैप्टर करेंगे उसमें और डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पे समझो कि वो कह रहा है कि भाई जब हमारा B 4 था, B की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं कि B की वैल्यू डायरेक्ट 4 है, तब A की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ऐसे ही जब B की वैल्यू जब यहाँ पे 4 है तो C की वैल्यू कितनी होगी 5। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि जब A की वैल्यू 3 होगी तो C की वैल्यू 5 होगी ना। तो अब उसने पूछा था A/B/C पूछा था, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, जब A की वैल्यू हमने 3 रखी तो B की वैल्यू कितनी होगी उस टाइम पे 4, और B की वैल्यू 4 थी, जब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब एक और केस है, इन क्वेश्चन में एक और केस बनता है, जब क्या होता है, मानो कि मैं इसको यहाँ पे 4 की बजाय मैं यहाँ पे इसे 3 दे देता कि भाई ये 3/4 है। अब यहाँ पे हमारा ये नहीं पता चलेगा, जैसे B की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 मानी, तब A 3 था, तो अब देखा कि A 3 होगा तो C कितना होगा। अब ये नहीं पता हमें कि भाई A की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारा B सेम नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब A/B/C निकालना हो तब क्या करेंगे, A/B कितना होगा हमारा 3/4 और B/C कितना है 3/5। इसमें हम ना जिगजैग वे में चलेंगे, ऐसे चलेंगे 3 × 3 9 रेशियो, 3 × 4 12 रेशियो, 4 × 3 4 × 5 20। तो ये हमारी रेशियो इस केस में हो जाती जब हमारा B यहाँ पे या फिर कुछ कोई भी हमारा कॉमन नहीं होता दो अलग अलग रेशियोज में। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन, और बाकी सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। और ज्यादा डिटेल में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। ये जिगजैग वाला मेथड जब 3 रेशियो निकालनी हो, जब 2 अलग अलग दे रखी हो, तब काम में आता है। और अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड क्वेश्चन जो टेस्ट में पूछा गया था वो था कि भाई नंबर ऑफ, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और थोड़ा सा ट्रिकी था, कुछ ज्यादा नहीं था, ज्यादा कुछ समझने या फिर समझाने वाली इसमें चीज थी नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिकी था। और मुझे लगता है कि जब मैं ये क्वेश्चन डाल रहा था तो मुझे लग रहा था कि इसमें सबसे ज्यादा डाउट होने वाले हैं, और शायद इसमें सबसे ज्यादा डाउट हैं भी,
क्योंकि टेलीग्राम पे जब हम बात कर रहे थे तो ये क्वेश्चन की खासकर पूछा गया था कि ये क्वेश्चन बताओ। तो देखो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और समझो। और इसका मैंने हिंट भी दिया था आप लोगों को कि मल्टीप्लीकेशन जो रिजल्टेंट की जो यूनिट डिजिट होती है वो डिपेंड करेगी जो मल्टीप्लेंट्स है हमारे, जो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका यूनिट डिजिट क्या है। तो इसी हिंट को हम आगे बढ़ा के देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है नंबर एक्स वाई, नंबर हमारा एक्स वाई इज मल्टीप्लाइड बाय ए बी और रिजल्टिंग इज पी क्यू आर। रिजल्टिंग जो नंबर हमारा आया वो पी क्यू आर है और उसने कुछ कंडीशन दे दी है। कंडीशन क्या दी है हमें कि भाई आर हमारा है 2y के बराबर, q इक्वल्स टू 2x प्लस वाई एंड p इक्वल्स टू 2x। और एक चीज ये बोल दी कि भाई q और y 5 से छोटे हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। और ऑप्शन हमें दे दिए 11, 13, 31 और 22। ये 4 ऑप्शन हमें दे दिए उसने। अब इसको समझना, देखो सिंपल सी चीज है, मैं ये इतना मैंने लिखा है ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। मैं इसको इस क्वेश्चन को कहूंगा कि आप लोगों को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक चीज मेरे को बताओ, जब हम इसको भूल के एक चीज देखो कि 11 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी इसका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो 2 और 1 पे डिपेंड करेगी ना। 2 जैसे मानो इस पे करके देखते हैं पूरा कैसे कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम फिर यहाँ पे हम लगा देते हैं क्रॉस और 2 और 2, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट पे सिर्फ इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन ही से मतलब होता है और किसी चीज से हमें कोई मतलब नहीं होता। जो यूनिट डिजिट पे वही आएगा जो दो नंबर्स के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन होगी। 2, 4, 2 ये जो आंसर होता है, जब इस पे देखो 2, 2, 1 ये होता है। ये चीज मैं हिंट भी दिया था मैंने आपको। अब इसको देखो, इसको इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। अब उसने बोला है कि भाई एक्स वाई ए बी और पी क्यू आर आ जाता है और आर हमें दे दिया 2y, आर हमें दे दिया 2y, y हमारा है, आर हमारा जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है, ये किसकी मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, ए और y की, है ना। और y हमें यहाँ पे दे रखा है और r की हमें वैल्यू हमें दे रखी है 2y। और जो मैंने चीज बताई थी उस हिसाब से r की वैल्यू होनी चाहिए y इंटू बी के बराबर। अब y हमारा यहाँ पे है तो b हमारा 2 होगा। इसके अलावा b कुछ और हो ही नहीं सकता, b और कुछ कैसे नहीं हो सकता। अब आप कुछ भी रख के देख लो, आप बोलोगे कि भाई 4, 5, 6 कुछ होगा। जब अगर 4, 5, 6 होगा तो यहाँ पे वो 4, 5, 6 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब b हमारा 2 होना ही चाहिए। अब b की उसने क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई ए बी क्या हो सकता है, इनमें से क्या पॉसिबल वैल्यू है ए बी की। अब ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन में देखो क्या है, इसमें 2 है नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन हमारा एक यही बचता है। 22 हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। बस थोड़ा सा समझने की चीज थी, ट्रिक थी एक छोटी सी। अब ये चीजें उसने दी हुई थी ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग इसी में लगे रहो कि एक्स वाई इसमें वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, वाई की वैल्यू यहाँ रखो और ए बी उसको मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं मिलने वाला और कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट अलग होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस ट्रिकी क्वेश्चन में क्या था कि बस ये देखना था कि भाई यूनिट डिजिट पे जो आएगा ना, ये हमारा नंबर सिस्टम है। जब मैं यूनिट डिजिट पढ़ा भी रहा तो मैंने काफी बार यूनिट डिजिट को बोला था कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी वे में पूछ सकता है। तो ऐसे ही वो एक क्वेश्चन पूछ लिया उसने बोला कि भाई ए बी की वैल्यू बतानी है। जब ये बता दिया तो वही चीज यूनिट प्लेस पे हमें देख लेना था क्या क्या था। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और दिक्कत होगी नहीं। वैसे अगर कोई भी फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। और देखो समझ आ गया ना तो कमेंट में जरूर लिख के बताना कि हाँ मेरे को ये समझ आ गया। और इसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि काफी बच्चों के डाउट होंगे ना, तो ये क्वेश्चन तो अगर आपको बिल्कुल आ गया समझ तो तुरंत कमेंट में लिखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई जो मैंने बताया वो आप लोगों को समझ आ गया। और जो क्वेश्चन मेरा पूछने का मकसद था, टेस्ट में पूछने का मकसद ये था कि भाई ये नहीं था कि आप लोगों को ना आए वो चीज, वो ये था कि ऐसे यूनिट ऐसे क्वेश्चन से आपका दिमाग उस डायरेक्शन में घूम जाए जिसमें क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल आ गया। वैसे कोई भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आएंगे तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी इज 95। टोटल वर्कर्स की एवरेज सैलरी उसने बता दी भाई, टोटल एवरेज 95 है, ठीक है। और उसने बोला कि एवरेज सैलरी ऑफ 15 ऑफिसर्स, और 15 ऑफिसर्स एवरेज सैलरी 525 है, ठीक बात है। और बोल दी उसने कि भाई जो रेस्ट बच गए ना, रेस्ट ऑफ द वर्कर्स की एवरेज सैलरी कितनी है 85। अब उसने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि उसने पूछ लिया था टोटल वर्कर्स कितने हैं। टोटल वर्कर्स जब पूछा तो देखो आप कुछ नहीं, इसमें तो बहुत सिंपल चीज ही करा भी होगा आपने। तो इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा था कि भाई टोटल वर्कर्स कौन से होंगे, ये या फिर इन दोनों को मिला के। देखो ये है रेस्ट ऑफ द वर्कर्स, जो 15 ऑफिसर और रेस्ट ऑफ द वर्कर। तो टोटल ऑफिसर अगर हम इसको W मान लें, रेस्ट ऑफ द वर्कर्स को W मान लें, तो टोटल वर्कर्स कितने होंगे W प्लस में 15। तो एंड में जब हमारी W की वैल्यू आ गई थी उसमें हमें 15 और जोड़ना था। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो टोटल एवरेज हमारी 95 है, तो इसमें टोटल सैलरी कितनी होगी W प्लस में 15 टोटल वर्कर्स इंटू एवरेज 95। ये किसके बराबर होनी चाहिए हमारी, 15 ऑफिसर्स की कितनी है 15 की है हमारी 525 प्लस रेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स जो हमारे W है इनकी हमारी एवरेज है 85। ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी। इसको ध्यान से समझो, ये क्या लिखा है मैंने कि भाई ये है हमारी दोनों चीजें बराबर हैं। ये हमारी है जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर उस कंपनी में काम करते हैं उनकी टोटल सैलरी कैसे निकालते हैं, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर नंबर जितने ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर्टिकल्स कुछ भी। तो ये हमारे नंबर टोटल नंबर है, ये हमारी एवरेज थी, ये हमारी टोटल सैलरी आ गई। अब इसको हमने ब्रेक कर दिया, ऑफिसर्स की सैलरी ये है, रेस्ट ऑफ द वर्कर की सैलरी ये है, इन दोनों को एडिशन इसके बराबर होना चाहिए। इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे जब करेंगे 95 इंटू डब्ल्यू और प्लस हमारा 15 इंटू 95 हो जाएगा 1425 और ये हमारा हो जाएगा 7875। 15 का मल्टीप्लीकेशन इससे 7875 और ये हो गया 85W। अब 85W को हम इधर ले आएंगे, 95 में से 85 माइनस होंगे तो 10W, ये इक्वल हो जाएंगे हमारे, इसको इधर लेके जाएंगे तो 6450 के बराबर और W आ जाएगा हमारा 645। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया होगा। एक जो हम जिसने टेस्ट दिया था मेरा दोस्त, उसने बोला कि भाई 645 आंसर क्यों नहीं होना चाहिए। तो 645 तो आ गई वैल्यू रेस्ट ऑफ द वर्कर्स की। अब टोटल वर्कर्स के लिए हमें क्या करना होगा, ऑफिसर्स को जोड़ दो, ये हमारा टोटल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल। तो आंसर हमारा हो गया 660। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक ये 2-3 क्वेश्चन थे जो टेस्ट में काफी अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे थे और मुझे लग रहा था कि मुझे पूछने चाहिए ताकि आप लोगों को उन टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये, वैसे तो एलिगेशन और मिक्सचर का है। जब हम उस एलिगेशन और मिक्सचर्स पढ़ेंगे तब हम उसमें ज्यादा डीप में जाएंगे, पर अभी एक थोड़ा ओवरव्यू सा देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने आ जाए और आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन था उसमें कि वेसल इज फिल्ड विद रिफाइंड ऑयल, 1/4 ऑफ रिफाइंड ऑयल इज टेकन आउट एंड द वेसल इज फिल्ड विद मस्टर्ड ऑयल। If the process is repeated 4 times and 10 liter of oil is finally left in vessel, what is the capacity of vessel? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक वेसल है हमारा, ये हमने एक वेसल बना दिया, इसमें हमारा रिफाइंड ऑयल भरा हुआ है, ये हमारा रिफाइंड ऑयल भरा हुआ है। तो इस रिफाइंड ऑयल में से मैंने 4 लीटर रिफाइंड ऑयल ले लिया, ये 4 लीटर रिफाइंड ऑयल मैंने ले लिया और क्या करा, इस कैपेसिटी को पूरा उतना ही रखने के लिए 4 ही लीटर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। तो मतलब टोटल इसकी जो कैपेसिटी रही वो सेम रही और जो इसमें रिफाइंड ऑयल था वो कम होता गया।
अब इस प्रोसेस को उसने फिर रिपीट करा। तो देखो जब इसमें मानो कि इसमें मान लो कि 100 लीटर इसमें रिफाइंड ऑयल था, मान लिया हमने, एक बार समझने के लिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 100 लीटर इसमें रिफाइंड ऑयल था। अब इसमें और रिफाइंड ऑयल हमारा 100 लीटर था और मस्टर्ड ऑयल हमारा कितना था, 0 था। यहाँ पे थोड़ा खुला खुला लिख देते हैं कि भाई रिफाइंड ऑयल हमारा यहाँ पे 100 था और मस्टर्ड ऑयल हमारा यहाँ पे 0 था। अब इसमें से मैंने 4 लीटर माइनस कर दिया था, 4 ये, तो मस्टर्ड ऑयल तो उस टाइम पे कुछ था ही नहीं, तो 0 ही माइनस होगा। तो कितना बचा, 96, और ये कितना बचा, ये तो 0 ही था, तो 0 ही बचा। इसके बाद 4 लीटर हमने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। तो मस्टर्ड ऑयल तो यहाँ पे 4 हो गया और 96 हमारा क्या था, रिफाइंड ऑयल था। अब इसमें क्या करेंगे, अब फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि भाई रिपीट करें उसमें वही प्रोसेस। तो अब क्या करेंगे, अब 4 फिर से हमने माइनस कर लिया। अब इस सॉल्यूशन में तो भाई 96 तो हमारा रिफाइंड ऑयल था और मस्टर्ड ऑयल हमारा 4 था, तो उसमें क्या होगा, इनकी उसी रेशियो में आएगा। तो 4 हमारा 4% आएगा, 4% ऑफ 90 रिफाइंड ऑयल निकलेगा और 4% ही हमारा मस्टर्ड ऑयल निकलेगा जो सॉल्यूशन में से। तो ऐसे कर करके ना 4 बार है, उसमें फिर फाइनली हम क्या निकाल पाएंगे, इस प्रोसेस को फॉलो कर करके हम क्या निकाल देंगे कि हमारा कितनी क्वांटिटी हमारी रिफाइंड ऑयल की रह गई। एंड में हम निकाल लेंगे कितनी क्वांटिटी हमारी रिफाइंड ऑयल की रह गई। तो ये प्रोसेस थोड़ा हो जाता है लंबा। तो इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए एक सिंपल सी बेसिक चीज है वो याद रख लेंगे। उसमें क्या करेंगे, ये याद रख लेंगे कि क्वांटिटी लेफ्ट, ये पता चल जाएगा हमारी क्वांटिटी लेफ्ट कितनी, मतलब कितनी क्वांटिटी हमारी बच गई। ये किसने पता चले, कैसे पता चलेगा, क्वांटिटी जो टोटल क्वांटिटी है हमारी, टोटल क्वांटिटी 1 माइनस फ्रैक्शन विड्रॉन। तो अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। उसने बोला कि भाई मस्टर्ड ऑयल जो रिफाइंड ऑयल था हमारा वो 10 4 बार प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमारा 10 रह गया। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हमने मान ली Q होगी एक बार के लिए। अब 1 माइनस फ्रैक्शन विड्रॉन, फ्रैक्शन विड्रॉन उसने बता रखा है कि 1/4 फ्रैक्शन उसने निकाला और उतना ही उसने मस्टर्ड ऑयल डाला, तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शन विड्रॉन। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q 3/4, और यहाँ पे इस पे क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस रिपीटेड। ये n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रोसेस रिपीटेड। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि इसने 4 टाइम्स ही प्रोसेस रिपीट करा है, तो हमारा n यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हमारे पावर 4 आ गई और ये 10। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू हमारी 2560 अपॉन में 81 लीटर्स आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 2560 अपॉन में 81 लीटर्स। तो देखो इसको ये याद रखने के लिए बस ये चीज हमें देखनी है, ये जो मैंने आपको एक बात बताई है, क्योंकि हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं। इसे परसेंटेज से कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास 40 था, ये क्वांटिटी हमारी 40 थी, इसमें से हमने 4 निकाल लिया, 4 लीटर निकाला, तो 4 लीटर 40 का कितना होता है, 10%। तो 10% हमने निकाल लिया, तो कितना बचा, 36 रिफाइंड ऑयल बच जाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं वो प्रोसेस, तो हर बार 10% ही निकलेगा। 36 का 10% निकलेगा तो वो कितना होता है, -3.6। 3.6 निकलेगा तो कितना लेफ्ट कितना रहेगा, 32.4। ऐसे फिर 10% निकलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उससे हम फाइनल में हम क्या निकाल लेते हैं, यही चीज निकाल लेते हैं, क्वांटिटी लेफ्ट, क्वांटिटी हमारी कितनी रह गई। उसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में करके एक थोड़ा छोटा सा प्रोसेस बना लिया, जहाँ पे टोटल क्वांटिटी 1 माइनस फ्रैक्शन विड्रॉन
और यहाँ पे n हमारा वो होता है नंबर ऑफ टाइम प्रोसेस रिपीटेड। तो ठीक है, अब आप लोगों को समझ आया होगा। अगर ना भी आया हो समझ, मेरे ख्याल से आ ही गया होगा समझ। और ज्यादा इसकी डिटेल में पढ़ने के लिए, ज्यादा कैसे हमने ये जो लंबा प्रोसेस है इसको ऐसे फॉर्मूले में कैसे बदला, इसको पढ़ने के लिए हम जब अपना एलिगेशन और मिक्सचर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ये काफी टिपिकल क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर देखा गया एसएससी में, सीजीएल में देखा गया, सीजीएल मेंस में देखा गया, और DSSS के भी जो थोड़े हाई लेवल की पोस्ट होती हैं जिनमें 40 नंबर का मैथ्स आता है, उसमें ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इनका भरोसा नहीं, आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी डाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये थोड़ा क्योंकि एक आध क्वेश्चन मुश्किल आता है, टफ आता है, तो ये टफ नहीं है बल्कि ये तो आसान ही है। उनको वो डालते इसलिए था कि थोड़ा टफ लगे। तो इसको हमें बस ये याद रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला सा बना लिया हमने, एक एक्सप्रेशन बना ली, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व, आधे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। तो आगे हम चलेंगे 6th क्वेश्चन पे। अब तो मेरे ख्याल से जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है उनमें ऐसा कुछ खास डाउट होगा नहीं आपको, और जिनको डाउट है उनके लिए हम फिर पूरा देख लेते हैं कि 6th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, ये भी, इसमें भी मेरे ख्याल से डाउट हो सकता है आपको। इस क्वेश्चन में भी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 सक्सेसिव इंक्रीजेस of 5% each and 2 successive discount of 6% each। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 successive discount और 2 successive increase। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने हमारा इसकी रेशियो पूछी है, इन दोनों की रेशियो। इसकी क्वेश्चन की वर्डिंग समझो। वर्डिंग उसने बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 सक्सेसिव इंक्रीजेस, रेशियो ऑफ 2 सक्सेसिव इंक्रीजेस ऑफ 5%। मतलब सक्सेसिव इंक्रीज कितने हमारे 5% के 2, उनकी जो रेशियो है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6%। डिस्काउंट हमारा 6% के है, 2 बार डिस्काउंट दिया गया 6% का, उनका कंबाइंड डिस्काउंट और हमारा कंबाइंड इंक्रीज, उन दोनों की रेशियो क्या है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। तो ऐसे ही हमारे 2 सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना, डिस्काउंट में माइनस आ जाता है और इंक्रीज में प्लस आता है। तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा हो गया। डिस्काउंट हमें दे रखा था, कितना दिया था डिस्काउंट, 6% का है। तो 6 प्लस 6 माइनस 6 इंटू 6 अपॉन 100, 12 माइनस 36 0.36, तो ये हो गया 11.64। और ऐसे ही हमारा सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 5% ईच का दे रखा था, 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100, ये हो जाएगा 10 प्लस में 0.25 तो 10.25। तो अब पूछा गया था इनकी रेशियो में पूछी गई थी। तो ये हमारा एक परसेंट में आता है, ये ध्यान रखना भाई हमेशा, ये हमारा डिस्काउंट परसेंट में ही रहेगा। अगर जब परसेंट दे रखा है तो ये हमेशा परसेंट में ही रहेगा। तो अब इसी की जो वर्डिंग थी क्वेश्चन की वो यही थी कि अब जो इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट आपने निकाल लिया 2 का और सिंगल इंक्रीज निकाल लिया आपने, उनकी रेशियो कितनी होगी। तो 0.25 रेशियो 11.64, तो ये डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे तो 1025 रेशियो 1164, ये हमारी रेशियो। तो इसमें बस थोड़ी सी वर्डिंग समझनी थी, क्या बोलना चाहता है, और ये हमारी चीज ध्यान रखने वाली थी कि कैसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू पे एक डिस्काउंट दिया, अब जो डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू उस पर फिर से डिस्काउंट परसेंट लगा के उसका क्या डिस्काउंट लगा लेंगे। तो उसको थोड़ा बड़ा सॉल्व करने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, ये थोड़ा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ऐसे इंक्रीज में, और उसकी फिर हम रेशियो निकाल देते हैं।
अब सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है, जिसमें पूछा गया था कि भाई आउटर सर्कल और इनर सर्कल दिया हुआ है और उसमें फिर आउटर सर्कल का डायमीटर पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन है कि इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 440 सेंटीमीटर। उसने दो सर्कल बनाए और इनर सर्कल, इसका सर्कमफ्रेंस हमें दे दिया। सर्कमफ्रेंस मतलब ये, इसकी लंबाई कितनी है, ये जो ट्रैक है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई उसने हमें बता दी कि भाई 440 सेंटीमीटर लंबाई है हमारी, 440 सेंटीमीटर हमारी इस इनर सर्कमफ्रेंस है। और ये बोला कि जो ये ट्रैक है ना, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अब उसने पूछा कि भाई इसका आउटर सर्कल का डायमीटर बताओ, उसने हमसे ये पूछ लिया, ये वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, अब कैसे ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे, हमें रेडियस निकालेंगे आउटर सर्कल का। आउटर सर्कल का रेडियस कितना होगा, आउटर सर्कल का रेडियस हमने माना कैपिटल आर है, तो ये इतनी वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू होगी हमारी इस स्मॉलर सर्कल का रेडियस, और ये हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमें पता है ये 14, तो कैपिटल आर हो जाएगा हमारा आर प्लस में 14। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमें पता है 2r। ठीक है, ये कैपिटल लिख लेते हैं। ये थोड़ी फिगर आपको समझ आई ना, फिगर आपको समझ आई तो देखो मैं क्या चाहता हूँ, उसने बोला कि डायमीटर निकालना है आउटर सर्कल का। आउटर सर्कल के डायमीटर को निकालने के लिए रेडियस निकाल के उसका डबल करेंगे। रेडियस हमारा जो है वो कितना होगा, स्मॉलर सर्कल का रेडियस प्लस ये विड्थ ऑफ ट्रैक 14 सेंटीमीटर है। अब स्मॉलर सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे, हमें सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर किसके बराबर है हमारा, 2 पाई आर हमारा बराबर है 440 के। आर कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे और 440, ये 22 44 ये कट जाएगा 10 पे, तो आर हमारा हो जाएगा 70। आर 70 हो गया तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, ये मतलब आउटर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा 70 प्लस में 14, ये हमारा 84। और डायमीटर फिर कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 84, ये हो जाएगा 168। ये सिंपल क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, जिसमें एरिया, सर्कमफ्रेंस, ये चीजें बारी बात होती है। ज्योमेट्री इतनी नहीं आती है DSSB के एग्जाम्स में, आपके सिलेबस में ज्योमेट्री नहीं है, आपके सिलेबस में मेंसुरेशन है, इसीलिए मैंने मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया। एरिया वगैरह की चीजें होती हैं जिसमें सर्कमफ्रेंस, क्यूब का, क्यूबाइड का, सर्कल का, ये चीजें होती हैं, पिरामिड का भी होता है। तो वो चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें सारी चीजें डिटेल से पढ़ के चलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क वाला था, जिसमें बोला गया था कि भाई एक आदमी आपका 20 दिन में काम कर लेता है और दूसरा फिर बाकी बचे हुए काम को 10 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलके बताओ कितने दिन में कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज समझने वाली है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, 20 दिन में वो काम कर सकता है। He works it for 5 days, then B finishes it in 10 more days. In how many days A and B work together? अब इस टाइम एंड वर्क वाली चीज में, हमारा 8th क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क वाली चीज में ये एक चीज समझने वाली क्या चीज है, वर्क कैसे निकालते हैं। वर्क मतलब काम, काम को हम सिंपल तरीके से निकाल लेंगे एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी इनटू टाइम का मतलब कि देखो भाई मेरी क्षमता, एफिशिएंसी को हिंदी में बोलेंगे क्षमता, मेरी क्षमता है कि इतना काम मैं कर सकता हूँ, और एफिशिएंसी कितना, मेरी एफिशिएंसी है कि मैं इतना काम कर सकता हूँ। तो पूरे बड़े काम को करने के लिए मेरे पास कितना टाइम लगेगा, मेरे को जितना मैं काम कर सकता हूँ ना उसको पूरा काम को उसमें डिवाइड कर देंगे, उतना टाइम मेरे पास लगेगा। तो एफिशिएंसी को हम दूसरे वे में क्या कह सकते हैं, 1 डे वर्क।
वन डे वर्क मतलब कि भाई 20 दिन, एक काम वो 20 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में उसने कितना काम करा, तो एक दिन में उसने करा होगा 1/20 काम, मतलब 1/20 काम। ठीक है, तो ये चीज है। ये जो आप इसको ध्यान में रखो, आपको सारे टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन इसी से सॉल्व करने हैं। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वन डे वर्क हमारा एफिशिएंसी के बराबर होता है। अब उसने बोला है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बोला है कि ए हमारा एक काम को 20 डेज में कर सकता है, तो उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ए की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी हमारी क्या होगी? वन डे वर्क। वन डे वर्क कितना होगा? 1/20। भाई 20 दिन में एक काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 1/20। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखो, मानो उसने बोला ना कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तो वर्क हमने मान लिया कि वर्क हमारा एक ही है। वर्क कितना है? एक ही है। वर्क हमारा 1 है, तो वर्क, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क हमारा 1 है, एफिशिएंसी कितनी है? ए की 1/20 है। अब उसमें क्वेश्चन बोला कि वो उस काम को स्टार्ट तो कर देता है पर 5 ही दिन करता है, तो टाइम कितना है हमारा? 5। तो ये तो हो गया वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय ए। इतना काम, पर ये काम इसके बराबर नहीं है, अभी भी कुछ काम रह गया है। ये जो रह गया काम है ना, वो करता है बी। वो कितने दिन में करता है? वो 10 दिन में करता है, पर हमें बी की एफिशिएंसी तो पता नहीं है। बी की एफिशिएंसी हमने मान ली एक्स, एक्स उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर x भी नहीं, b रख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, b रख लेते हैं। तो क्या होगा? ये कट जाएगा 1/4, तो b की वैल्यू हो जाएगी 10 है, 10b 1 - 1/4, ये हमारा हो जाएगा 3/4, और b की एफिशिएंसी हो जाएगी 3/40। ये हमारी बी की एफिशिएंसी होगी। ए की एफिशिएंसी हमें पता ही थी, बी की एफिशिएंसी हमारी ये आ गई। तो हमने बी की एफिशिएंसी निकाली क्यों है भाई? उसने तो पूछा था कि भाई ए और बी जब दोनों मिलके काम करेंगे तब कितने दिन में करेंगे। तो भाई हमें जब दोनों की एफिशिएंसी पता होगी कि दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, दोनों मिला के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि पूरा काम वो कितने दिन में करेंगे। तो एक दिन में दोनों मिला के कितना करेंगे? 1 + b 1/20 + 3/4। ये तो दोनों की a + b की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 कितनी हो जाएगी? 1/20 + 3/40। ये a और b की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब निकालेंगे कि भाई a और b मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में नहीं, पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? तो हमने देखा कि भाई वर्क हमारा वही 1 था, एफिशिएंसी कितनी थी? 1/20 + 3/40 बी की एफिशिएंसी, और टाइम हमें निकालना है कितने दिन में वो काम करेंगे। तो 1 वर्क है, और ये कितना होगा? 40, एलसीएम आ जाएगा 25 × टाइम। ये 5 कैसे आया? 5 आया, 2 इस पे गया, एलसीएम दिया मैंने 40, तो 20 × 2 40 प्लस में 3, तो ये हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा आ गया 5, और 5 से ये कट जाएगा 8, तो हमारा टाइम आ गया 8 डेज। इसको और ज्यादा डिटेल में वर्क टाइम और एफिशिएंसी, ऐसे क्वेश्चंस को और ज्यादा डिटेल में हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। ये चीजें आपको ना ये ध्यान हमेशा रखना है कि भाई ऐसे क्वेश्चन हम हमेशा वर्क, एफिशिएंसी, टाइम में करेंगे। और एफिशिएंसी निकालना मैं बहुत इजी तरीके से, वो एक आपने देखा भी होगा कि भाई ए और बी की वैल्यू लिख देते हैं, 5 दिन में करते हैं, 4 दिन में, फिर इनका एलसीएम लेके ऐसे करते हैं, वो वाला मेथड ही यूज करेंगे। उसको और थोड़ा इजी वे में तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे, वो आपको सारी चीज बताएंगे। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई हमने बी की एफिशिएंसी क्यों निकाली, ए की एफिशिएंसी कैसे निकली, एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क क्या होता है, टाइम कैसे निकालती है, ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आखिर के 2 क्वेश्चन जो है हमारे वो देख लेते हैं जल्दी से, और हमारा सेशन को खत्म करेंगे। फिर हमारा 9th क्वेश्चन जो है,
नाइन्थ क्वेश्चन है कि भाई सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years. इफ इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज्ड बाय 5%, देन द इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 225%, 225 रुपीज. व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड? तो देखो नाइन्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं दो केस बना ले, दो केस बोले उसने. फर्स्ट केस बोला कि भाई एक सम है, सम मतलब प्रिंसिपल होता है. यहाँ पे प्रिंसिपल है वो 3 साल के लिए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा करवाया, सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज पे डाला गया. तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, उसका ब्याज कितना होगा, उसका इंटरेस्ट कितना होगा, इसका इंटरेस्ट ये होगा. फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट ये होगा. और सेकंड केस में बोला कि भाई अगर जब हम रेट उसकी 5% बढ़ा दें तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट तब क्या हो जाएगा, P इंटू आर प्लस में 5 इंटू 3 ईयर्स के लिए अपॉन 100. ये चीज हो जाएगी. तो अब उसने बोला है, दूसरी कंडीशन उसने क्या दी, एक तो बता दी कि रेट इंक्रीज हो गया, दूसरी बताई कि जब रेट इंक्रीज हुआ ना तो उसका इंटरेस्ट पहले वाले इंटरेस्ट से 225 रुपए ज्यादा है. तो मतलब सेकंड केस माइनस फर्स्ट केस हमारा 225 रुपीज है. यही बात हुई ना. अब इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इसको P इंटू आर प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 100 माइनस ये वाला P इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये वाला 3 अपॉन 100. ये हमारा 225 रुपीज के बराबर है. ठीक है, तो इसको हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3PR प्लस में 3 5 15 और 15 भी. ये तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी ना ये कैसे कैलकुलेशन खोल ली, क्योंकि हमने 100 एलसीएम लेके ना 100 इधर ले जाएंगे हम. और ये हमारा हो गया 3PR और 100 इधर चला गया 225 इंटू. ये थोड़ी कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, किसी को होनी भी नहीं चाहिए. अब देखो 3PR हमारा 3PR से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव में था. 15P 225 इंटू 100 और P हमारा हो जाएगा 15 इंटू 50 225 होते हैं तो 1500. ये आपको थोड़ी स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और स्क्वायर क्यूब ये याद रखने की जरूरत है. जैसे अपनी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी. 15 का स्क्वायर 225 होता है तो वो कट गया. तो हमारा जो सम इन्वेस्टेड था, जो उसने पूछा गया था, वो हमारा था 15. ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. अब लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10th क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स. ये हम मेरे ख्याल से मैंने जब नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो में जाके पहले वाली वीडियो में देखना, उसमें मैंने सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से उसमें डिस्कस करे थे कि कैसे इनके सम और कैसे इनका वो निकालते हैं, सारी चीज सम, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स के सम कैसे निकालते हैं. वो कैसे निकालते हैं, हम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसका छोटा सा यूज करके हम इनका सम निकाल लेते हैं. उसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स. तो पहला ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना, ऑड नेचुरल नंबर. तो पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा 1, फिर क्या होता है हमारा 3, फिर 5. तो ऐसे कर करके फर्स्ट 25 नंबर, फर्स्ट 25 का सम क्या होगा. तो 25th नंबर हमारा क्या होगा, 25th नंबर हमें निकालने के लिए, 25th नंबर हमें निकालने के लिए एपी वाली चीज यूज करेंगे. एपी में एक फॉर्मूला होता है कि लास्ट नंबर निकालने के लिए एक अरिथमेटिक. ये देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि एपी बनी कैसी, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है, वो सीरीज होती है जिसमें जो डिफरेंस होता है ना नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट नंबर में जो डिफरेंस होता है वो हर नेक्स्ट नंबर में डिफरेंस सेम होता है. मतलब 3 - 1 हमारा -2, 3 - 1 2 है, डिफरेंस 2 है. 5 - 3 हमारा 2 है. ऐसे यहाँ पे 7 होगा तो 7 - 5 हमारा 2 है. तो ये कॉमन डिफरेंस, आपको पता है ऑड नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 होता है. तो हर 25th नंबर तक हमारा कॉमन डिफरेंस 2 ही रहा. तो ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एपी बन गई. आप लोगों ने पढ़ी भी होगी ये चीज. तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस को हम कहते हैं डी. तो डिफरेंस आ गया 2. एन मतलब कितने नंबर्स हैं, एन हमारे 25 है तो एन 25
और एल, एल होता है हमारा लास्ट नंबर जो कि हमें निकालना है। ये कैसे निकालते हैं हम, ए होता है हमारा फर्स्ट नंबर, ए हमारा क्या है 1, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपको मैंने पहले भी बताया था ये फॉर्मूला, जिसको एपी थोड़ा सा स्किप हो गया हो दिमाग से, तो चीज याद नहीं हो, वो ये देखो, ए फर्स्ट नंबर 1, एन माइनस 1 डी, एन कितना है टोटल नंबर्स, डी कितना है कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या आ जाएगा, लास्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस एन 25 माइनस 1 और डी हमारा 2, तो 1 प्लस में 24 और 8 48 49। तो 49 हमारा 25th और नेचुरल नंबर होगा स्टार्टिंग से। अब इनका हमें निकालना है सम। तो देखो हमें ये तो सारी चीज पता ही है। अब ये हमारा आ गया 49 आ गया, तो इसको मैं रब करके यहाँ पे 49 लिख देता हूँ बस। एन ये डी है, लास्ट नंबर हमारा आ गया 49। तो सम ऑफ एपी का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन एन बाय 2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ए प्लस एल। तो एस एन क्या हो गया, सम क्या हो गया, एन कितना है हमारा 25 बाय 2, ए हमारा 1 है 49, 25 बाय 2 इंटू 50, ये हमारा कट जाएगा 25 पे, तो ये 25 इंटू 25 625। ये हमारा सम ऑफ 625 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट और नेचुरल नंबर, ये हमारा 625 हो गया। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चन सारे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गए होंगे। आपको चीजें पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर आप नहीं लिखोगे ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई मैंने क्या पढ़ाया, और आपका डाउट यूं का यूं रह जाएगा, और उससे फिर टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं रहेगा यार। उससे हमारा मकसद क्या है, हमारा हम यहाँ पे कोई नौकरी तो दे नहीं रहे टेस्ट लेके आपको, हम आपकी नौकरी लेने के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो प्रैक्टिस जब हमारा डाउट ही बना रहेगा और यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वो डाउट फिर क्लियर नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ ये तो पूरा आपका प्लस माइनस से जुड़ने का, आपका हर संडे आके टेस्ट देने का टाइम वेस्ट हो गया। तो इसीलिए आपको ये चीजें समझ आई हो, अगर नहीं समझ आई, कुछ डाउट रह गया अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में लिखो, टेलीग्राम पे जुड़ो, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ सर ये डाउट था मेरा, ये मेरा सॉल्व हो गया, अब मुझे ऐसे क्वेश्चन और दो, वैसे क्वेश्चन आप ये चीज लिखोगे ना तब मेरे को बहुत खुशी होगी कि भाई हाँ मैंने बताया, उसको समझ आया, अब वो मुझसे ऐसे क्वेश्चन और मांग रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा, आपका वो कमेंट पढ़ने के बाद ना मैं जाऊंगा तुरंत अपनी वेबसाइट खोलूंगा, उस पर वो वैसे क्वेश्चन अपलोड करूंगा ताकि आप उन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर सको, और फिर जब नेक्स्ट टेस्ट होगा हमारा संडे को, उसमें आप ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो देखो ये हमारी क्या था हमारा ना, क्वारंटीन क्लासिक, ये हमारा 5 टेस्ट की जो सीरीज थी, इसका हमने टेलीग्राम पे रिजल्ट भी दिया कि भाई ओवरऑल परफॉर्मर कौन था हमारा और कैसे कैसे हमारा रिजल्ट रहा। तो ये हमारी सीरीज यहीं पे खत्म होती है। अब नेक्स्ट संडे से हम नए फॉर्मेट के साथ एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज होगी। उसमें जुड़ो, जो बच्चे अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे थे वो टेस्ट अब आके जुड़ो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, थोरोली डिस्कस किए जाते हैं। वीडियो भी मैं हर टेस्ट के बाद वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन दिया करूंगा मैथ्स की, कम से कम मैथ्स और रीजनिंग भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। और कंप्यूटर साइंस की दीपक सर आपको एक्सप्लेन करते रहते हैं, ग्रुप में भी डिस्कशन काफी अच्छा चलता रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ, जो लोग DSSB के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनसे जुड़ो, क्योंकि देखो जैसे ही सब नॉर्मल होगा ना, अभी अब आपको देख रहे हो कि भाई केसेस तो बढ़ रहे हैं पर चीजें आराम से चल रही हैं, ये कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं पर चीजें खुलने लगी। तो ये गलत फहमी में नहीं रहना कि हमारे पास बहुत टाइम है, तुरंत आपके पास एक आ जाएगा नोटिफिकेशन DSSB से कि इस दिन पे अनाउंस हो गया है। अब क्या करेंगे, वो थोड़े थोड़े करके, जैसे शिफ्ट होती है ना, उन शिफ्ट्स में थोड़े थोड़े, जैसे 3 दिन पहले पेपर होते थे या 4 दिन, तो वो महीने 1.5 महीने ऐसे चला के एक दिन में थोड़े थोड़े शिफ्ट में 20 बच्चे 30 बच्चे ऐसे थोड़े थोड़े करके पेपर स्टार्ट करने वाले हैं।
ये इंफॉर्मेशन आई है। ऐसे ही स्कूल्स में भी पढ़ाई शुरू होंगी, ऐसे ही बीएड के एग्जाम्स होंगे, ऐसे ही सीटेट के एग्जाम्स होंगे। तो ये ना सोचना कि भाई कोरोना चल रहा है, टेस्ट हमारा होगा नहीं, एग्जाम होगा नहीं, बहुत टाइम है, आराम करेंगे। नहीं मेरे भाई, जल्दी करो, तैयारी शुरू, जिसने नहीं करी है शुरू वो करो, टेस्ट करो, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये अपने दोस्तों में फैलाओ, इस वीडियो को लाइक करो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसी मजेदार चीजें आपके साथ लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद पढ़ते रहो और मजे में जीते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर कल मिलेंगे, याद है ना, कल मिलेंगे 4 बजे, इसी टाइम मिलेंगे, इसी जगह चैनल पे 4 बजे मिलेंगे। एससीएफ का हमारा जो पार्ट रहता है वो खत्म करेंगे और हम रेगुलर रहेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।